वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। साथ में इसको सॉल्व कराते हुए आपको ढेर सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। करीब 250 से 300 क्वेश्चन तो आपके पास हो ही जाएंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और उसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग की बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बेल बजा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। और ध्यान दीजिएगा, इसको रेलवे, एनटीपीसी और साथ में एसआई को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सीरीज चलेगी और एक सीरीज लगातार चलने वाली है। आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो या किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे, उस कमेंट के हिसाब से आपको वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम कितने के तहत। तो आप लोग अपना क्वेश्चन लगाते चलेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और साथ में कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत। चलिए, तो पहले ही साल हो चुका है, कोई बात नहीं है। तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1935 के तहत। कितने के तहत भैया? अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, तो अधिनियम 1935 कब बना भैया? तो अधिनियम 1935 लागू होने की डेट कब होगी? अधिनियम 1935 जो है लागू कब हुआ? 1937 में। इसके पहले अधिनियम 1919 बन के तैयार हुआ था। उसके बाद ये अधिनियम 1919 कब से चला था? तो आपका जवाब होगा 1921 से लेके 1937 तक। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, अधिनियम 1935 के अंदर प्रस्तावना ही नहीं बनी थी। अधिनियम 1935 की प्रस्तावना नहीं बनी थी, जबकि अधिनियम 1919 की जो प्रस्तावना थी, अधिनियम 1919 की प्रस्तावना ही अधिनियम 1935 में रख दी गई। यही कारण है कि अधिनियम 1935 को प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि अधिनियम 1909, ये जो 1909 लिखा गया है, इसका नाम क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अधिनियम 1909 का नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या है भैया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये आपको पता होना चाहिए। मार्ले कौन था? अच्छा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम नाम क्यों दिया गया? तत्कालिक जो भारत के राज्य सचिव, जो प्रथम व्यक्ति है वो भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव। तो आपका जवाब होगा भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन थे? तो सॉरी, भारत के राज्य सचिव 1909 के दौरान कौन थे? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड मार्ले। और 1909 अधिनियम के तहत भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड मिंटो। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट जरूर करेंगे। 1919 का अधिनियम क्या था ये भी देख लीजिएगा। बाकी सब इसी में आपको जितने भी अधिनियम सब पढ़ा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। ठीक है, 1919 का जो अधिनियम है देखिएगा, इसका नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या नाम है भैया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। फिर वही काम आप करिएगा, जो प्रथम व्यक्ति है वह भारत के राज्य सचिव रहेंगे, तत्कालिक राज्य सचिव, और जो दूसरे व्यक्ति रहेंगे वह भारत के तत्कालिक वायसराय रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा अधिनियम 1935 पारित होता है। ठीक है, अधिनियम 1935 में कुछ चीजें हुई थी, जैसे शक्तियों का बंटवारा सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत हुआ था? अगर पूछा जाए शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1935। ठीक है, अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। आपको ये भी याद होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? यह ऐसी गाड़ी है। किसने? अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए पीटी नेहरू ने। किसने कहा भैया? पीटी नेहरू ने कहा यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं। जब इंजन नहीं तो किसी काम का नहीं है। दूसरी चीज इसी को क्या कहा उन्होंने? दास्ता का चार्टर कहा। क्या भैया? दास्ता का चार्टर कहा। यह भी आपको याद होना चाहिए, दास्ता का चार्टर का। किसने कहा? पीटी नेहरू ने कहा। ठीक, शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के तहत? और भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी किस अधिनियम का है? तो आपका जवाब होगा भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी अधिनियम 1935 का है। क्योंकि भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेद से ज्यादा 250 अनुच्छेद से ज्यादा आर्टिकल भारतीय संविधान में लिए गए हैं। यानी भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेदों से भी ज्यादा कहां से लिए गए हैं? तो अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जैसे आप देखते हैं शक्तियों का बंटवारा, अगर आपसे पूछ लिया जाए शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान में किस अधिनियम से लिया गया, तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1935 का लिया गया है। अगर आपसे कह दिया जाए संघीय न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ये अधिनियम भी पूछा तो अगर आपसे यही पूछ ले कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम से ली गई, या भारतीय संविधान में संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम से ली गई, तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1935। याद होना चाहिए। अधिनियम 1935 लागू होने की क्या थी? तो अधिनियम 1935 लागू हुआ 1937 में।
आपसे पूछेगा संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, ठीक है, किस अधिनियम के तहत नहीं। अगर पूछ लिया जाए संघीय न्यायालय कार्यरत कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 1937, याद रहेगा, ठीक है। संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आपको याद रखना है। संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आपको बताना है। 1 मिनट, हाँ देखिएगा, संघीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या रहेगी वह कितना हो जाएगी भैया, 6+1। इसको आप विशेष ध्यान देंगे किस हिसाब से आपको देना है, यानी 6+1 ही दीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में बताइएगा न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान समय में कितना, तो आपका जवाब हो जाएगा 33+1, ठीक है। ऐसे ही जवाब दीजिएगा, अर्थात 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। वही संघीय न्यायालय में पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा भैया, 6+1। कितना भैया, 6+1। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह किस अधिनियम के तहत, तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1773 के तहत। कितने के तहत भैया, अधिनियम 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और उस दौरान न्यायाधीशों की संख्या कितना थी, 3+1। इसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे, क्या नाम था भैया, आप लोग बोलेंगे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। जितनी भी बातें बोली जाए आप नोट करते चलिएगा, टोन से टोन मिलाते चलिएगा, पूरा का पूरा नोट करते चलिएगा, जो भी जुबान से निकल रहा कुछ भी छोड़ना नहीं आपको, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना अधिनियम 1784 के तहत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, तो बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन समाप्त करने वाले कौन थे, तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, मैंने क्या बोला भैया, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर, पहले ये आप लिखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, फिर उसके बाद आपको बताना है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों अलग अलग पॉइंट है, याद रखिएगा। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है इनके नाम है रॉबर्ट क्लाइव, इनका नाम क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। और जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है, अधिनियम 1773 के तहत क्या किया गया था, जो बंगाल मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसियां थी, कौन कौन से मैंने बोला भैया, बंगाल मुंबई मद्रास, यानी आप मुंबई बार बार लिखता हूं कि बंबई याद रखिएगा, उस समय मुंबई कहा जाता था ना, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को क्या कर दिया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और उस समय जो बंगाल का गवर्नर का पद था उसे बंगाल के गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया गया, और इस प्रकार जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए उनका नाम क्या था, तो आपका जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नोट करते चलिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, क्लियर। अब देखिएगा उसी के बाद एक अधिनियम आता है जिसे हम कहते हैं पिट्स एक्ट 1784 में। किसमें भैया, 1784 में एक एक्ट आएगा पिट्स एक्ट, याद रखेंगे पिट्स एक्ट किसे कहते हैं, तो 1784 के अधिनियम को पिट्स एक्ट कहते हैं। 1784 कौन सा एक्ट भैया, पिट्स एक्ट, याद रखना है। इसी के तहत क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, जिसे कब समाप्त किया गया ये भी आप याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त किया गया 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब होगा ताज का शासन। क्या होगा भैया, ताज का शासन। चलिए ठीक है, आगे और भी बता रहे हैं, देखते चलिएगा। अभी बहुत सी चीजें हैं, एक ही दिन में नहीं खत्म की जा सकती, लेकिन आप जितनी बातें बताई जाए उसको नोट करते जरूर चलेंगे। गवर्नर, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग कितने में है, क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग कितने में है, तो आपका जवाब होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। तो थोड़ी सी नजर आप भाग की तरफ करिएगा, तो जैसे जब आपको पढ़ाया जाएगा भाग 1, ठीक है, तो भाग 1 में देखेंगे संघ या उसके राज्य क्षेत्र, संघ या उसके राज्य क्षेत्र, क्या बोलेंगे भैया, संघ या संघ व उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, ये आपको याद होना चाहिए, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ध्यान से देखते चलिएगा। भाग 2 अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, सोचे फैन स्टार्ट कर दे, लेकिन फैन स्टार्ट करने के बाद आवाज क्लियर नहीं आती। भाग 2 देखेंगे तो आपका जवाब होगा, भाग 2 में आपको मिल जाएगा भैया नागरिकता। क्या मिलेगा, भाग 2 नागरिकता। संघ व उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आपका जवाब होगा 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता है, नागरिकता कहां से कहां तक है, तो आपका जवाब होगा 5 से 11 तक। उसके बाद आप देखेंगे भाग 3, भाग 3 में आपको क्या मिल जाएगा, तो आपका जवाब होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया हीरो,
मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार कितने में, तो आपका जवाब होगा यह 12 से लेके 35 तक है। क्लियर, ये सब बातें बताई जाएंगी, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाने वाला है, लेकिन जितनी बातें यहाँ पे बताई जाए, जितना हो सकता है मैं दे रहा हूं, इसको आप नोट जरूर करते जाइएगा। साथ में लिखिएगा भाग 4, जहां भाग 4 में आपको मिलेगा क्या भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या मिलेगा भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिख लीजिएगा। भाग 4 आपसे पूछ रखा था, और भाग 4 कहां से कहां तक है, तो आपका जवाब होगा 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51। महत्वपूर्ण जो आपके आर्टिकल है वह भी इसी प्रकार मैं आपको दे दिया करूंगा थोड़ा से, लेकिन अभी यहाँ जो बता रहा हूं इसको जरूर ध्यान देते चलेंगे, जो भी आएगा वहां तक आपको पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर। भाग 5 में पढ़ेंगे आप केंद्र की कार्यपालिका, उसके भाग 6 में क्या पढ़ेंगे, संघ के कार्यपालिका, और भाग 7 आएगा जिसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में क्या कर दिया गया भैया, निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, इसको आप देखते चलेंगे। वर्तमान में कितने भाग है यह भी आप देख लीजिएगा। वर्तमान समय में कितने भाग हैं, तो आपका जवाब होगा कितने भाग हैं, 25। कितने भाग हैं भैया, 25। अगर विकल्प में 25 नहीं रहेगा तब आपको आंसर 22 देना रहेगा। ध्यान दीजिएगा कितने, 22, क्योंकि खंड के रूप में 4 ऐड हुए हैं और एक निर्वासित हुआ है। ऐड कौन कौन से हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए, 4 का 14 का ये दोनों ऐड हुए हैं, उसके बाद 9 का और 9 का ये दोनों ऐड हुए हैं। क्लियर है, 4 का और 14 का कब ऐड हुए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये दोनों ऐड हुए थे, और 7वें संविधान संशोधन द्वारा, किस 7वें संविधान संशोधन द्वारा किसे, तो आपका जवाब होगा 7वें संविधान संशोधन द्वारा किसे, तो भाग 7 को निर्वासित कर दिया गया। भाग 7 को निर्वासित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, याद रहेगा। और कब, तो आपका जवाब होगा 1956, यानी 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 1956। चलिए, अभी मात्र आप कितने क्वेश्चन पर पहुंचे, 4 क्वेश्चन पे, और आपको कितने क्वेश्चन बता दिए गए ये आप खुद जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, पूछा क्वेश्चन आपसे, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ ये आपको याद होना चाहिए, 8 अगस्त 1940। गलत ना होने पाए, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 9 अगस्त 1942 को प्रस्तावित हुआ था। तो हमसे यहाँ पे गलती होती है, इसीलिए मैंने विकल्प में भी रखा है ताकि आपको पूरा क्लियरिटी आ जाए। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव, तो आपका जवाब होगा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। कब पारित हुआ भैया, और अगस्त प्रस्ताव जब पारित हो गया, इसका मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस दोनों ने क्या कर दिया, अस्वीकार किया, दोनों ने अस्वीकार किया। ठीक है, और दोनों के अस्वीकार करने के अलग अलग कारण थे। कांग्रेस क्यों, क्योंकि कांग्रेस जो भारत विभाजन के अलावा अन्य किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, वह अपने भारत विभाजन को लेकर अडिग थी, और वहीं कांग्रेस पूर्ण स्वराज के अलावा अन्य किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसी कारण से दोनों लोगों ने अस्वीकार किया। और एक चीज याद रखिएगा, 1940 के दौरान ही सर्वप्रथम क्या किया गया भैया, चलिए छोड़िएगा, जो अभी निकला उसको देखते चलेगा। उसके बाद देखिएगा आपका क्या आ गया, 8 अगस्त 1942, ये 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था ये देख लीजिएगा, 9 अगस्त 1942। तो ये आपका जवाब होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो का मुहिम चलाया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया। और एक चीज याद रखिएगा, 1940 में 8 अगस्त के दिन यानी अगस्त प्रस्ताव के समय महात्मा गांधी एक विचारधारा के पोषक थे। क्या, किस विचारधारा के, तो आपका जवाब होगा कि जो प्रथम सत्याग्रही चालू हुआ, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रही प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रही कब प्रारंभ हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो आपका जवाब होगा 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से चालू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो आपका जवाब होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम। कहां से हीरो, आपका जवाब होगा पवनार आश्रम कहां पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है, पवनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के इस विचारधारा के पोषक कौन थे, तो आपका जवाब होगा इस विचारधारा के पोषक महात्मा गांधी थे। कौन थे भैया, महात्मा गांधी थे। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। थोड़ा से तेज चल रहे हैं, लेकिन आपको इसी स्पीड में चलेंगे तो बहुत कुछ मिल जाने वाला है ना।
तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो आपका जवाब होगा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे। अगर आपको दूसरा भी याद करना है तो दूसरे लिख लीजिएगा पीटी नेहरू। क्या थे भैया? पीटी नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम में, ठीक। आपको प्रतिदिन ऐसी अब सीरीज मिलने वाली है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे पढ़ा दिया जाए वही मिल जाए, बिल्कुल, और मिलेगा भी। चलिए अगला हम देखते हैं क्या दिया है। अगला दे रखा है प्रांतों में द्वैध शासन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर और भी दे रखी है, 14 जुलाई 1945। लिख लीजिएगा 14 जुलाई 1945 को क्या हुआ था? 14 जुलाई 1945 को तो आपका जवाब होगा बैबल योजना। कौन सी योजना भैया? बैबल योजना। एग्जाम में जो डेट रखता है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही डेट रखता है जो किसी अन्य क्वेश्चन का आंसर है, ताकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बैबल योजना कब रहेगा? बैबल योजना कब पारित हुई? तो आपका जवाब होगा बैबल योजना 14 जुलाई 1945 को लागू हुई। इसको विशेष ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रांतों में द्वैध शासन। तो क्या अगला क्वेश्चन है? प्रांतों में द्वैध शासन। पहले अपना आंसर लगा लीजिएगा आप लोग, वीडियो रोक के या चाहे जैसे, आपको पहले चेक करना है क्योंकि मैंने आपको अधिनियम पूरा अच्छे से बताया है, ठीक है। अब देखिएगा प्रांतों में द्वैध शासन, तो एक चीज याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन सबसे पहले यहाँ पर जो आपका आंसर होगा उसको देख लीजिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम 1919 के तहत। अधिनियम 1919 का नाम आप लोग बोलेंगे क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये आपको याद होना चाहिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यानी मॉन्टेग्यू कौन थे? तो आपका जवाब वही होगा भारत के राज्य सचिव, भारत के तत्कालिक राज्य सचिव, और भारत के तत्कालिक वायसराय कौन थे? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्लियर है? यही रीजन है कि, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, चलिए थोड़े से बच्चे नॉइस कर रहे थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये आपको पता हो गया। मॉन्टेग्यू कौन थे ये भी पता हो चुका है। क्या था सवाल? था प्रांतों में द्वैध शासन। अच्छा, प्रांतों में द्वैध शासन की बात हो रही है तो आपको ये बताना है कि प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू हुआ, इसे समाप्त कब किया गया? तो अधिनियम 1935 के तहत, ध्यान से सुनिएगा, अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्रों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्रों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। याद रहेगा भैया, अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? अधिनियम 1919। और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर कब केंद्रों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया? तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1935 के तहत। यही एक चीज आपको याद रखना है, द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? द्वैध शासन के जनक, तो आपका जवाब होगा द्वैध शासन के जनक लियोनेल कार्टिस। क्या नाम है बल्ला? बोलेंगे आप लोग? हाँ थोड़ा, हाँ बोलेगा भैया, लियोनेल कार्टिस। जरूर एक दो बार बोल लेंगे नाम को, लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस की एक पुस्तक है जिसका नाम है डायरकी। लियोनेल कार्टिस की एक पुस्तक है डायरकी, जिसमें द्वैध शासन का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक की बटन दबाना ना भूलें। उसके बाद आपको ध्यान देना है, जब आपसे कहा जाएगा प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, क्या भैया क्या पूछेगा? सॉरी, केंद्रों में दो सदनात्मक व्यवस्था, केंद्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। यहां से कंफ्यूजन होती है, इसको मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। केंद्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम के तहत? तो आपका जवाब होगा 1919। अब मैं पुनः बोल रहा हूं, प्रांतों में, पहले प्रांत बोल रहा हूं, तो प्रांत में द्वैध शासन जब कहेगा तब भी 1919, और केंद्रों में द्विसदनात्मक जब कहेगा तब भी 1919। जब इसको एक्सचेंज कर देगा, अर्थात जब कह देगा केंद्रों में द्वैध शासन, केंद्रों में द्वैध शासन, तो अभी अभी मैंने बताया कि अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्रों में द्वैध शासन लगा दिया गया। केंद्रों में द्वैध शासन, तो अधिनियम आप बोलेंगे 1935। और जब कहा जाएगा प्रांतों में, यहां पर केंद्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है और यहां पर क्या है? केंद्रों में द्वैध शासन है। ठीक है, ये 1919 है। क्या है? ये 1919 है।
उसके बाद जब कहा जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन, तो हु बहुत चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ केंद्र में द्विसदनात्मक है और जब कहा जाएगा प्रांतों में द्विसदनात्मक, तब भी 1935 हो जाएगा। बात समझ में ना आए तो वीडियो पीछे करके फिर से देखना। मैं एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, केंद्रों में द्विसदनात्मक व्यवस्था अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम 1919, अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। क्लियर? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और प्रांतों में लागू क्या कर दिया गया? द्विसदनीय व्यवस्था। बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो आपको ये अधिनियम पढ़ाए गए हैं, वहां पर अच्छे से आप देखेंगे, वहां पे थोड़ा से धीरे धीरे बताई गई ये चीजें हैं तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इतने में तो समझ में आ जाना चाहिए। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिएगा, बंगाल विभाजन के समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम क्या था? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा 1905। जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसे दो भागों में बांट दिया गया था। दो भागों में जो पूर्वी भाग था वह मुस्लिम वर्ग को दे दिया गया था। किसे भैया? मुस्लिम वर्ग को। और जो पश्चिमी क्षेत्र था वह हिंदुओं को दे दिया गया था। इसको याद रखिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय जो भारत के तत्कालिक वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। बार बार एग्जाम में सब क्वेश्चन बनते हैं तो आपको याद रखना है। जो पूर्वी भाग था वह मुस्लिम वर्ग को दे दिया गया था और जो पश्चिमी क्षेत्र था वह हिंदुओं को दे दिया गया था। सर्वप्रथम सरकारी स्तर पर फूट डालो राज करो की नीति अधिनियम 1909 में ही आई थी। अधिनियम 1909 को ही लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले से कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण है और जो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसको विशेष ध्यान देंगे, किसने किससे कहा अधिनियम 1909 को? तो देखिएगा इसका नाम क्या? मार्ले मिंटो। तो जो दूसरा व्यक्ति था जो वायसराय था, किससे भैया? मार्ले से बोला। क्या बोला मार्ले से? हम नाक के दांत बो रहे हैं। किसे? यानी ये जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी या फूट डालो की राज करो की नीति थी। चलिए आगे अभी और क्वेश्चन आएगा, बताते चलेंगे, थोड़ा सा देखते चलेगा, आगे भी थोड़ा सा चला जाए। अब आगे दिया है अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित कर दिया गया? तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया कितने भैया? 6 प्रांतों में। कितना भैया? अधिनियम 1935 के द्वारा 6 प्रांतों में क्या कर दिया गया भैया? द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित कर दिया गया। आपको ये याद रखना। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के तहत? तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था। बात समझ में आई? अगर कहा जाए कितने प्रांतों में तो आपका जवाब हो जाएगा 6 प्रांतों में। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, सर्वप्रथम किस समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? अब देख रहे हैं कहीं ना कहीं भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था स्टार्ट हो गई है, तो वह अधिनियम क्या आ जाएगा? सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था अधिनियम 1909। कहां पे गया भैया? अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस समुदाय के लिए? तो आपका जवाब होगा मुस्लिम समुदाय के लिए। किस समुदाय के लिए भैया? मुस्लिम समुदाय के लिए सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। किस समुदाय के लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था अधिनियम कितने के तहत? तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1909 के तहत। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1909 के तहत ही। इसको विशेष ध्यान देंगे, क्लियर है। और अधिनियम 1909 के तहत ही केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और यह संख्या 16 से 60 कर दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में, किसमें भैया? केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में। जब आपको कहा जाएगा प्रांतों यानी प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में कितना कर दी गई थी? तो आपको 4 प्रांतों को याद रखना है। यानी जो बड़े बड़े प्रांत थे वहां पर 50 कर दी गई और जो छोटे प्रांत थे 30 कर दी गई। बड़े प्रांत में आपको क्या क्या याद रखना है? बंगाल, मुंबई, मद्रास, बंगाल, मुंबई, मद्रास। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत का मतलब आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे संयुक्त प्रांत मतलब यूपी। क्या भैया? यूपी। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यूपी का गठन कब हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा 24 जनवरी 1950। क्लियर?
ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। आगे देखिएगा क्या क्वेश्चन दिया है, प्रस्तावना विहीन अधिनियम किसे कहा गया है? तो आपका जवाब है प्रस्तावना विहीन अधिनियम। यहाँ पर देखिएगा, ये लगा लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 6 हर जगह क्लियर कर दिया गया ना। ये देखिएगा कितना हो जाएगा, अधिनियम प्रस्तावना विहीन 1935। बिल्कुल, प्रस्तावना विहीन अधिनियम किसे कहा जाएगा? तो आपका जवाब होगा प्रस्तावना विहीन अधिनियम 1935 को कहा जाएगा। कहीं ना कहीं कई बार आपके दिमाग से क्वेश्चन गुजरेगा और आपको पूरा का पूरा रटा हुआ रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रस्तावना विहीन अधिनियम, विहीन जरूर डाल दिया जाए, प्रस्तावना विहीन अधिनियम 1935। क्यों? क्योंकि अधिनियम 1919 का जो प्रस्तावना था उसे ही अधिनियम 1935 की प्रस्तावना मान लिया गया, और यही कारण है कि अधिनियम 1935 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्तावना विहीन अधिनियम कहते हैं। क्लियर है? किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। 1909 का नाम पुनः आप करेंगे, कमेंट में करेंगे, ठीक है, कमेंट में। क्या? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो भैया पारित कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 9 अगस्त 1942। याद रहेगा ना? और ये सर्वप्रथम शुरुआत कहां पर हुई? अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो वर्धा में। कहां पर भैया? वर्धा में। कहां पर? वर्धा में। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। हाँ, देखिएगा अगला संदेह दिया है 1784। 1784 को अभी भी बताया गया, क्या कहते हैं भैया? पिट्स एक्ट। और पिट्स एक्ट के तहत क्या हुआ भैया? पिट्स एक्ट के तहत आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई, और जिसे 1858 अधिनियम के तहत, कितने के तहत भैया? 1858 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? 1858 अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। किसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, लिख दे रहा हूं नीचे, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858। 1858 अधिनियम का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा 1858 अधिनियम का नाम है ताज का शासन। क्या नाम है भैया? ताज का शासन। कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, उसको भी नोट करके चलिएगा। जैसे मैंने अभी अभी आपसे बोला था बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो आपने बताया रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। 1773 अधिनियम के तहत क्या हुआ? किस अधिनियम के तहत? 1773 का नाम क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम है भैया? रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? जो बंगाल के गवर्नर थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये अभी भी नोट कराया था, आपको याद होगा। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अधिनियम 1833 के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार जब भारत की बात करेगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? तो आपका जवाब हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग। क्या भैया नाम है? लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा ही, लॉर्ड विलियम बैटिंग, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा ही सती प्रथा को समाप्त किया गया था। सती प्रथा को किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अधिनियम 1829 में शारदा एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? शारदा एक्ट के तहत धारा कितना? धारा 17 के तहत सती प्रथा को मानव हत्या कोड प्रदान की गई। किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो आपका जवाब होगा लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। किसके प्रयासों से? अगर कहा जाएगा सती प्रथा किसके प्रयासों से, तो सती प्रथा आपको पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा। किस एक्ट के तहत? तो आपका जवाब होगा शारदा एक्ट के तहत। शारदा एक्ट के तहत। किस धारा के तहत? तो आपका जवाब होगा धारा 17 के तहत। किस अधिनियम के तहत? तो आपका जवाब होगा अधिनियम 1829 के तहत। जितनी भी बातें बोली जाती है सब पूछा जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। दूसरी सीरीज आपको जस्ट मिलने वाली है, आप मेहनत करिए, हम आपके लिए पूरी तत्परता से लगे हुए हैं।
चलिए बेस्ट ऑफ लक। अभी भी अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करिए अपने मित्रों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं सबको शेयर करिए। ऐसा ना हो कि कोई भी छूट जाए, ठीक है, क्योंकि जो मुहिम युवा पीढ़ी इस समय चला रखी है, कहीं ना कहीं भारत सरकार को उसके पीछे झुकना पड़ेगा और युवा की बात माननी पड़ेगी, जिसका रिजल्ट आप लोगों को सामने दिख ही रहा है। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो यहीं पे समाप्त की जा रही है।